चलिए बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट आंसर। अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज़ अ क्वांटिटी। बेटा हमने पढ़ रखा है स्टेट फंक्शन एक ऐसी क्वांटिटी होती हैं राइट, जो डिपेंड करती हैं बेटा इनिशियल और फाइनल पर, इनिशियल एंड फाइनल पर डिपेंड करती है। और पाथ फंक्शन वो क्वांटिटीज़ होती हैं, पाथ फंक्शन जो एक्चुअली में आपका पाथ पर डिपेंड करती है, साथ साथ इनिशियल एंड फाइनल पर डिपेंड करती है राइट। तो बेटा इसका आंसर जो हो जाएगा, इसने हमसे बोला थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज़ अ क्वांटिटी। तो बेटा स्टेट फंक्शन एक ऐसी क्वांटिटी है, याद रखना, जो कि एक्चुअली में हुज वैल्यू इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो आंसर आ जाएगा बी पार्ट राइट। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद बेटा हमसे क्या कह रहा है नेक्स्ट। बेटा अगर हम बात करें पाथ फंक्शन की, तो पाथ फंक्शन वो क्वांटिटी जो इनिशियल फाइनल पर, तो वो आप जानते हो वो हीट है, वो आपका वर्क डन है। बट अगर हम बात करें स्टेट फंक्शन की, तो ये वो क्वांटिटीज़ हैं जैसे कि आपका एंट्रोपी हो गया, आपका एंथैल्पी हो गया, आपका गिब्स एनर्जी हो गया, आपका इंटरनल एनर्जी, ये बेटा आपका इंटरनल एनर्जी है, ये आपका एंट्रोपी है, और आपका गिब्स एनर्जी हो गया। ये सारी की सारे स्टेट फंक्शन है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसने बोला है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंडर द फॉर द प्रोसेस टू बी टू अकर एडियाबैटिकली। बेटा हमें तो पता ही है एडियाबैटिक कंडीशंस में हमें पता है कि हीट का जो चेंज होता है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो रहता है राइट। तो एडियाबैटिक कंडीशंस में हीट का चेंज ज़ीरो, तो दैट इज़ क्यू इक्वल टू ज़ीरो राइट। आगे बढ़ जाते हैं। बेटा एंथैल्पीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। हमेशा जो एंथैल्पीज होती हैं उन एलिमेंट्स की उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में हमेशा ज़ीरो ली जाती है। याद रखना बच्चों, ये लर्न करने वाले सारे फैक्ट्स हैं कि एंथैल्पी डेल्टा एच कभी भी एलिमेंट्स की जो होगी वो उनकी स्टैंडर्ड स्टेट्स में अगर हम बोले तो ज़ीरो रहेगी। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि डेल्टा यू राइट, हमसे कहा गया है, एक रिएक्शन दी गई है हमें और हमसे कहा जा रहा है यहाँ पर डेल्टा यू फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन। हमने बेसिकली मीथेन का कंबशन किया। अगर हम मीथेन का कंबशन करें तो मीथेन है, साथ में ऑक्सीजन और गैसेस, और ये कहीं ना कहीं हर कंबशन में बेटा हमें पता है ऑक्सीजन का इंटेक होता है और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और हीट और लाइट का रिमूवल होता है राइट। तो हम जानते हैं यहाँ पर हमारा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर, साथ में हमारा हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगा। अब हम एक बात जो समझ पा रहे हैं वो ये कि ये भी गैशियस मोल्स हैं, ये आपका लिक्विड रहेगा, ये दो मोल्स फॉर्म होंगे, ये गैशियस है। हम एक चीज़ जानते हैं बेटा, डेल्टा एच इक्वल टू रहता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अगर हम ये वाला फार्मूला जानते हैं तो बेटा अगर हम देखें यहाँ पर हमारे गैशियस मोल्स का डिफरेंस क्या आएगा, तो बेटा यहाँ पर हमारे यहाँ 1 मोल, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट की साइड पर 1 मोल माइनस रिएक्टेंट की साइड पर हमारे गैशियस मोल्स है 1 और 2 3 मोल्स। तो अगर हम माइनस करें तो बेसिकली -2 आ जाएगा हमारा डेल्टा एन जी। अगर हमारा डेल्टा एन जी -2 निकल करके आया है तो हम एक बात जानते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, और डेल्टा एन जी के प्लेस पर बेटा हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, -2 आर टी, और डेल्टा यू ही रहेगा और -2 आर टी आ जाएगा हमारा राइट। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू -2 आर टी, ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमें डेल्टा यू की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव का एक्स दी गई है राइट। ये हमें ऑलरेडी दिया गया है कि डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स किलो जूल पर मोल राइट, ये हमें किलो जूल पर मोल दिया गया है। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो बेटा हम एक बात जो समझ पा रहे हैं बच्चे, वो क्या कि नेगेटिव ऑफ दिस, एक्स के प्लेस पर हमने नेगेटिव ऑफ एक्स डाला और ये हमारा ऑलरेडी नेगेटिव है, और अगर हम देखें तो नेगेटिव और नेगेटिव ये कहीं ना कहीं मोर नेगेटिव आंसर आएगा, और ये नेगेटिव मोर नेगेटिव आएगा। यहीं से क्लियर हो जाता है कि डेल्टा एच की वैल्यू जो रहने वाली है वो ऑब्वियसली लेस रहेगी डेल्टा यू की वैल्यू से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ उसमें ऐड होगी। हाँ कि ना, क्लियर है? बढ़े आगे, नहीं है क्लियर? देखो बेटा फिर से देख कि डेल्टा एच की वैल्यू कहीं ना कहीं हाँ लेस होगी, यस लेस होगी ना,
क्यों लेस होगी? क्योंकि बेटा ये वैल्यू कहीं ना कहीं ज़्यादा है भाई, ये वैल्यू नेगेटिव में ज़्यादा है ना, और नेगेटिव में ज़्यादा है तो ऑब्वियसली छोटा हो गया ना। गॉट इट? बढ़े आगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं आगे, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे कह रहा है यहाँ पर कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, राइट। हमारे को बेसिकली कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन का कंबशन अगर हम देखें CH4 + O2 विल फॉर्म CO2, राइट, प्लस H2O। हमारे को इसका कंबशन दिया गया है, इसका डेल्टा H हमें दिया गया -890.3, ये लिखा हुआ है यहाँ पर मीथेन का। फिर ग्रेफाइट का कंबशन हमें दिया गया -393, तो ये ग्रेफाइट का कंबशन है, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। और साथ में यहाँ पर बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और बस इसका अगर हम एंथैल्पी देखें तो वो हमें दी गई है -393.5 किलो जूल पर मोल, और ये हमें दिया गया किलो जूल पर मोल दिया गया हमें, राइट। इसके बाद अगर हम देखें थर्ड नंबर पर हमारे को डाईहाइड्रोजन का भी कंबशन दिया गया है, तो डाईहाइड्रोजन का कंबशन हो जाएगा बेटा 2H2 + O2 विल फॉर्म 2H2O, राइट। और अगर हम इसके कंबशन की बात करें तो ये हमारे को वैल्यू दी गई है -285.8 किलो जूल पर मोल, राइट। ये हमारे को कंबशन की वैल्यू दी गई है। तो कुल मिला के अगर हम देखें, हमारे पास डेल्टा H है, हमारे पास ये पूरी वैल्यूज़ हमारे सामने हैं, राइट। और हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन हमें बताना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन हमें बताना है, राइट। तो हम एक पेज ऐड कर लेते हैं और इसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, राइट। तो बेटा हमें बताना क्या है? हमें बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ मीथेन हमें बताना है, राइट। तो बेटा हम जानते हैं मीथेन की फॉर्मेशन में ये हमारा एम हो गया। क्या है हमारे एम में? कार्बन + 2 हाइड्रोजन विल फॉर्म CH4, हाँ कि ना? गॉट इट? अब हम अगर हमारा मीथेन बन रहा है कुछ इस तरह से, जो कि हमारे सामने ही है, राइट। अब अगर हम देखें हमारे को कार्बन कहाँ से मिल रहा है बेटा? इक्वेशन 2 से मिल रहा है हमारे को कार्बन, हाँ कि ना? तो हम एंथैल्पी इक्वेशन 2 की ऐड कर लें, राइट। फिर हमारे को हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिल रहा है? तो 2 मोल हाइड्रोजन हमारे को इक्वेशन नंबर 3 से मिल रहा है, और उसी साइड पर हमें लेफ़्ट साइड चाहिए, और लेफ़्ट साइड ही हमें पता है वहाँ से मिल रहा है। और अगर बात आती है मीथेन की, हमें मीथेन राइट साइड पर चाहिए, और वो हमें कहाँ से मिलेगा? फर्स्ट वाली इक्वेशन से मिलेगा। तो हमारे को नेगेटिव ऑफ एंथैल्पी 1 करना होगा, यानी कि हम कह सकते हैं हमारी इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी वो एक्चुअली में इन तीनों के सम के बराबर होगी, हाँ या ना? तो बेटा हम कह सकते हैं, हेस लॉ से निकल करके आए ये सब कुछ, तो हम कह सकते हैं डेल्टा H = H2 की वैल्यू अगर हम देखें कितनी है, तो H2 की वैल्यू हमारी है -393, राइट, -393.5। H3 की वैल्यू है -285.8, और H1 की वैल्यू है -890.3, राइट। और ये पूरा आंसर जो है किलो जूल पर मोल में, वो लास्ट में लिख देंगे बेटा। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं निकल करके 74.8 किलो जूल पर मोल आ जाएगा, राइट। क्लियर है? तो बेटा दिस इज़ समवेयर हम कह सकते हैं ये हमारा जो निकल कर के आया है, ये हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकल करके आया है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, गॉट इट? समझ आ गया? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है आ रिएक्शन A + B विल फॉर्म C + D अलॉन्ग विद Q हैव फाउंड टू हैव पॉजिटिव एंट्रोपी। बेटा इस रिएक्शन का पॉजिटिव एंट्रोपी है। देख बेटा हमारे पास है A + B विल फॉर्म C + D, और इस रिएक्शन की जो एंट्रोपी है वो हमारी पॉजिटिव है, राइट। द रिएक्शन विल बी, बेटा देखियो मेरी बात सुनियो, द रिएक्शन विल बी। अब एक बात जानते हैं, यहाँ पे ना स्पॉन्टिनिटी की बात हो रही है, बार बार पॉसिबल है ये सब वो सब जो लिखा हुआ है,
यहाँ पर एक तरीके से स्पॉन्टिनिटी की बात हो रही है, तो फार्मूला होता है हमारा गिब्स एनर्जी का डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हाँ या ना, यही फार्मूला होता है। अब अगर हम देखें, हमारे को एक बात पता है कि डेल्टा एच के प्लेस पर अब हमें पता है कि इस फाउंड टू हैव क्यू साथ में निकल रहा है, साथ में मतलब क्यू निकल रहा है, मतलब कि एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव है, हीट निकल रही है मतलब एंथैल्पी नेगेटिव है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि क्यू निकल रहा है, हीट निकल रही है, हाँ कि ना बोलो, डन है। एक्सोथर्मिक का मतलब तभी मैंने साइन नेगेटिव लगा दिया। अब बच्चा अगर तो देखें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव लिख देता हूँ, राइट, और ये नेगेटिव है ही, और अगर टेम्परेचर हम देखें समथिंग होगा, और अगर पॉजिटिव है एंट्रोपी, राइट है। अब बच्चा अगर तेरे को पता है तू चाहता है रिएक्शन हो तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए, मतलब ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर अगर हाई हो, मैंने क्या कहा, ये चाहे हाई हो चाहे ये टेम्परेचर लो हो, इस बात पे कुछ डिपेंड ही नहीं करेगा, बिकॉज ये पूरा आंसर जो निकल के आने वाला है यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई होने पर, चाहे हाई हो चाहे लो हो, जब ये पॉजिटिव चीज़ से मल्टीप्लाई होएगा बेटा, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होएगा तो ये निकल कर तो नेगेटिव ही आएगा ना, हाँ कि ना, और ये है ही नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एनीथिंग लिख दूँ मैं यहाँ पर, तो तेरे को पता ही है जो भी आएगा आंसर तो पूरा नेगेटिव ही होगा। तो गिब्स एनर्जी एक तरीके से क्या आ रही है, निकल कर नेगेटिव, यानी कि स्पॉन्टेनियस ही होगी, चाहे कोई भी हम टेम्परेचर ले लें, हाँ या ना, समझ आया, पक्का, इन नेगेटिव से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप, पक्का, ठीक। तो बच्चा हम क्या बोलेंगे, बोलो, दिस रिएक्शन इज़ पॉसिबल, बेटा अच्छा यहाँ पे ना फोर्थ आना था, गलती हो गई है एनसीईआरटी से, ये फोर्थ ऑप्शन है, इट इज़ पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, इट इज़ पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, गॉट इट, क्लियर है, बढ़े आगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है, राइट, हमारे सामने एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि इन द प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज़ एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। हमने एक सिस्टम को एनर्जी दी और उस सिस्टम ने 701 किलो जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, और अभी कभी भी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, अगर हमने सिस्टम पे वर्क किया मतलब पॉजिटिव, सिस्टम से वर्क हुआ मतलब नेगेटिव। अब क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है 394 वर्क जूल इज़ वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, तो सिस्टम ने इतना काम कर दिया जो कि 394 जूल का वर्क है, हाँ या ना। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि हमारा जो निकल करके यहाँ से आएगा डेल्टा यू, वो आएगा क्यू प्लस डब्ल्यू, और हम कह सकते हैं कि वो आ जाएगा हमारा क्यू के प्लेस पर 701 पॉजिटिव का, और नेगेटिव वर्क डन की वैल्यू 394 हमें नेगेटिव में दे रखी है, राइट। अगर हम इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद 307 जूल ये वैल्यू हमारी निकल करके आ जाएगी, गॉट इट, समझ आ गया, बढ़े आगे। चलिए इसके बाद 7th क्वेश्चन के बाद हमारा 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बेटा ये तो रिएक्शन हमारी है ना भाई, ये हमारी क्या है, रिएक्शन दे रखी है हमारे को, और इस रिएक्शन के लिए हमारे को बोला गया द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड, दिस इज साइनामाइड, राइट, साइनामाइड। तो रिएक्शन ऑफ साइनामाइड विद डाइऑक्सीजन, ये डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, एंड वॉज कैरिड आउट इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, यानी कि इस रिएक्शन को बॉम्ब कैलोरीमीटर में कराया गया है, राइट। और जब बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे को जो मिलता है वो क्या मिलता है, इंटरनल एनर्जी मिलती है, और वो इंटरनल एनर्जी हमारे को दे रखा है 742.7 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी हमें दे रखी है, राइट। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, हमसे कहा गया डेल्टा एच क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, हाँ या ना, समझ आ चुका है, पक्का। चलिए तो क्या करेंगे हम लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, हाँ या ना, डेल्टा एन जी आर टी। अब अगर हम देखें डेल्टा एच के प्लेस पर हमें निकालना है बेसिकली डेल्टा एच की वैल्यू, राइट, तो उसको तो डेल्टा एच ही रहने दो। डेल्टा यू का वैल्यू 742.7, डेल्टा एन जी कैसे निकालें, तो बेटा वो होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का 1 मोल ये रहा गैशियस का, 1 मोल ये रहा गैशियस का, और बेटा रिएक्टेंट की बात करें तो 1 मोल ये रहा गैशियस का और 1.5 मोल ये रहा। तो आप अगर देखो 2
माइनस, एक तरीके से हम लिख सकते हैं ना 1 + 1 तो प्रोडक्ट के हो गए और रिएक्टेंट के हो गए 1 माइनस का और माइनस का 3/2। हाँ या ना बच्चा, राइट है। आर के प्लेस पर अगर हम देखें तो आर की वैल्यू हमारे को पता है क्या होती है, बोलो 8.314। क्या होती है 8.314। और टेम्परेचर हमारे को दे रखा है 298 केल्विन। कितना टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन। अब प्रॉब्लम एक हो गई है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो वैल्यू है बेटा हमारी, ये हमारी वैल्यू किलो जूल पर मोल में, और जो ये वैल्यू हमारी बनी है, ये वैल्यू हमारी बनी है जूल पर मोल में। इसे भी हम किलो जूल में चेंज कर लेते हैं, तो बेटा इससे किलो जूल में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय यहाँ पे 1000 से कर लेते हैं, तो ये बदल जाएगी किलो जूल में। गॉट इट। अब देखा जाए तो अब हम माइनस प्लस कर सकते हैं। अच्छा, 1 से ये 1 कैंसिल हो रहा है और 1 से ये 1.5 माइनस होने पर बेसिकली माइनस का 1.5 आ रहा है, हाँ कि ना। तो देखें अगर हम, तो ये 742.7 और बेटा ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 0.5, जो इसे हम कह सकते हैं माइनस का 0.5। और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये मतलब ऑलमोस्ट ये आ जाएगा 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 298 डिवाइड बाय 1000, राइट। और ये सॉल्व होने पर आ जाएगा माइनस का 742.7 प्लस 1 पॉइंट प्लस क्यों, वाई इट इज़ प्लस, बिकॉज रिएक्टेंट है तो 1 + 1 2। हाँ ठीक है बेटा, ये तो गैशियस ही है ना। हाँ अच्छा, ये मेरे ख्याल से ना, मेरे को लग रहा है एनसीईआरटी से कुछ गलती हुई है, यहाँ पर ये सॉलिड आएगा। ये ना एनसीईआरटी ने कुछ गड़बड़ कर रखा है, एक बार चेक करो, ये एनसीईआरटी में चेक करो, एनसीईआरटी में सॉलिड है, ये गैशियस है, 5.8 है। अगले ही पेज पर है, अगले ही पेज पर है। हाँ चेक करो, ये सॉलिड है गैशियस है, गैशियस है, ठीक है। तो अगर ये गैशियस है तो आप देखो बेटा, आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर निकल करके बेटा ये आपका माइनस में ही आएगा। यस, ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों ठीक है। तो बेटा ये माइनस में अगर आप देखो तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव ही आएगा, हाँ या ना, समझ पा रहे हो आप, देख लो आपके सामने है। और देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.2। बेटा अगर आप माइनस करोगे मतलब ये कहीं ना कहीं नेगेटिव 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 का ये हो जाएगा आपका 7। और बेटा अगर आप 2 में 2 ऐड करते हो तो हो जाएगा वो, सॉरी 1 में अगर 1 ऐड करोगे, 1 में अगर 2 ऐड करोगे तो हो जाएगा 3, 743 और 2 और 7 हो जाएगा 9। तो इतना किलो जूल पर मोल, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, राइट। क्लियर है, पक्का क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 5.8 के बाद अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.9 को, हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है हमसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम एल्यूमिनियम। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम जो कि हमारे को दिया गया है 60 ग्राम, 60 ग्राम हमें दिया गया मास, और टेम्परेचर हमें बोला गया है, टेम्परेचर कितना रेज हो गया है 35 डिग्री सेल्सियस से रेज होकर के हो गया टेम्परेचर, 35 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रेज होकर के हो गया आपका 55 डिग्री सेल्सियस, हाँ या ना। फिर बेटा हमसे कहा जा रहा है कि हमें मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है, राइट, इस सॉलिड एट रूम टेम्परेचर ना। बेटा ये ना मैं बोलता रहा हूँ, ये है तो गलती है कहीं ना कहीं बुक की, ये सॉलिड ही होता है रूम टेम्परेचर पे। अब देखो ये 298 केल्विन रूम टेम्परेचर भी है, तो ये होना तो सॉलिड ही चाहिए था। पता नहीं बट अभी ये एनसीईआरटी ने गलत करा है कहीं ना कहीं, बट अब हमारे को तो यही करना पड़ेगा ना, जो दिख रहा है हमारे को उसी को सॉल्व करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। अगर मान लो ये बेटा सॉलिड होता बच्चों, अगर ये सॉलिड होता तो बेटा बस यहाँ पर पॉजिटिव आ जाना था, बट बिकॉज अभी ये गैशियस है इसलिए हमारे को ये अभी नेगेटिव का लेना पड़ेगा वैल्यू, ठीक है। चलिए तो बेटा आप ज़रा ध्यान से देखना, हमें निकालना है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी बच्चों आपको तो याद ही होगा, हमने याद करा था बच्चों, क्या हमने याद करा था कि मोलर हीट कैपेसिटी का जो रेशो होता है, राइट, मोलर हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है, हमें पता है बेटा गिवन मास हमारा कितना है, तो गिवन मास है हमारा 60 ग्राम,
कहीं ना कहीं, राइट। गिवन मास है हमारा 60 ग्राम, और अगर हम उसे डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, तो एल्यूमिनियम का मोलर मास बच्चे सभी जानते हैं कि एक्चुअली में उसका मोलर मास जो होता है वो होता है 27 ग्राम पर मोल। अगर हम उसे डिवाइड कर देंगे तो ये हो गए आपके मोल्स आ गए निकल करके। फिर बेटा हमें क्या करना होता है, फिर हमें करना होता है C इंटू डेल्टा टी। तो बेटा देखा जाए तो हमारा फार्मूला मोलर हीट कैपेसिटी का हमें तो पता ही है, NC डेल्टा टी होता है। तो बेटा अगर C की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें और डेल्टा टी देखें अगर हम, तो डेल्टा टी आपका आएगा बेटा कितना, तो वो आपका आ जाएगा, देखो याद रखना यही 298 में आप अगर ऐड करते हो तो 298 प्लस 35 आएगा, 273 प्लस 35 आएगा, और ये आपका 273 प्लस 55 आएगा। अगर आप डिफरेंस करोगे तो 55 माइनस 35 ही आएगा कुल मिला के, क्योंकि 273 से 273 कैंसिल हो जाएगा डिफरेंस करने पर, हाँ या ना। तो 55 माइनस 35 करोगे तो 20 केल्विन ही आपका निकल करके आएगा। बात आती है स्पेसिफिक हीट की, तो स्पेसिफिक हीट मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो आपको दे रखी है 24, राइट। तो बच्चे अगर आप देखो प्यारे बेटा, तो हमारे पास कुल मिला के जो निकल करके आ रहा है दैट इज़, हमारे पास जो निकल करके आ रहा है दैट इज़ 60 डिवाइड बाई 27 इंटू 24 इंटू 20, राइट। और अगर हम इससे सॉल्व करें तो ये निकल करके हमारे पास आ जाएगा 1066.67 जूल, जिसे हम बेसिकली 1.07 किलो जूल भी कह सकते हैं अप्रॉक्स करके, हाँ कि ना। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, राइट। प्यारा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, लास्ट क्वेश्चन देख लो भाई एक बारी, देखिए भाई ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेटा, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। बेसिकली हमें क्या करना है बेटा, 1 मोल वाटर दिया गया है, 1 मोल वाटर दिया गया है, उस 1 मोल वाटर को वो भी एट 10 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है हमें वाटर, और इस 10 डिग्री सेल्सियस पर जो हमें आइस दी गई है, वाटर दिया गया है, ठीक है। 2 हमारे को एंथैल्पी निकालनी है कि ऑन फ्रीजिंग 1 मोल ऑफ वाटर जो 10 डिग्री पे उसे -10 डिग्री तक पहुंचाना है। तो उसी 1 मोल वाटर को जो 10 डिग्री पर है उसी को बेटा हमारे को 0 डिग्री तक पहुंचाना है, और हमसे कहा जा रहा है कि बताइए कैसे पहुंचाएंगे, राइट। तो बेटा अब ज़रा ध्यान से देखना और समझना कैसे करेंगे आप इस काम को। सबसे पहले जो 1 मोल वाटर दिया गया है 10 डिग्री पर, बेटा इसको हम सबसे पहले इसी 1 मोल वाटर को हम लिक्विड 0 डिग्री पर लेकर के आएंगे। जब हम इसे 0 डिग्री पर लेकर के आएंगे बेटा, 0 डिग्री पर ये अभी लिक्विड होगा, इसे हम सॉलिडिफाई करेंगे और इसे 0 डिग्री सॉलिडिफाइड पर लेकर जाएंगे। फिर वहाँ से बेटा हम एक्चुअली में इस वाटर को सॉलिड से फिर -10 डिग्री पर लेकर जाएंगे। तो बच्चों अब ज़रा ध्यान से सुनना और समझना, इस समय वाटर लिक्विड है, सबसे पहले हम इसे 0 डिग्री सॉलिड पर लेकर के आएंगे, फिर 0 डिग्री सॉलिड, पहले तो 0 डिग्री लिक्विड और फिर 0 डिग्री लिक्विड से 0 डिग्री सॉलिड पर लेकर जाएंगे, और फिर बेटा 0 डिग्री सॉलिड से हम इसे 10 डिग्री -10 डिग्री एट -10 डिग्री सॉलिड पर लेकर के जाएंगे, हाँ या ना। डन है, समझ आ गया। तो अब अगर देखा जाए तो बेटा देखो, सबसे पहले हमारे को यहाँ लगेगी एंथैल्पी 1, फिर यहाँ लगेगी एंथैल्पी 2, और फिर यहाँ हमारी लगेगी एंथैल्पी 3। बच्चों यहाँ जो एंथैल्पी लगेगी, इस एंथैल्पी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तो आपको सभी को वहाँ पर अच्छे से डेफिनेशंस याद कराई जाती हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, राइट। तो ये सारी बातें एट मेल्टिंग पॉइंट, हाँ वो एट मतलब समझ ही रहे हो, हाँ या ना। तो यही सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है। तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगेगा, ये आपने अपने आप से याद रखना है। चलो तो बेटा कुल मिला के लाओ, आओ स्टार्ट करते हैं और करके देखते हैं, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा ये 0 डिग्री पर है, ये 0 डिग्री कर देते हैं, ये 0 डिग्री है और ये भी 0 डिग्री है, ये माइनस का 10 डिग्री है और ये प्लस का 10 डिग्री है। तो बोलो भाई डेल्टा H1 क्या होगा, समर्थ? डेल्टा H1 क्या होगा, NCP डेल्टा T। N की वैल्यू वही मोल्स, एक ही मोल है। CP की वैल्यू देखो हमारे को दी गई है लिक्विड के लिए,
75 कितनी दी गई है 75.3 और डेल्टा टी की वैल्यू हम 10 से 0 पर ला रहे हैं। कहाँ से कहाँ पर ला रहे हैं बेटा 10 से 0 पर। बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो 10 से 0 पर ला रहे हो तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो बेटा आपका मल्टीप्लाई वगैरह करने पर ये आपका आ गया माइनस का 753 जूल पर मोल। हाँ बोलो या ना बोलो बच्चा? हेलो, हाँ या ना? यस। अब आप देखोगे, अब हम लिख रहे हैं डेल्टा H2। अब अगर हम बात करें डेल्टा H2, क्योंकि हम तो जानते हैं यहाँ तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बोलो N और ये CP डेल्टा T का मतलब कहीं ना कहीं डेल्टा H होता है। CP डेल्टा T का मतलब क्या होता है? डेल्टा फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और फ्यूजन कब लगता है? जब चीज़ें लिक्विड से सॉलिड में जारी होती है। डन है? हाँ या ना? सॉलिड से लिक्विड में आएंगी तो मेल्टिंग लग जाएगा। हाँ बोलो या ना बोलो? ठीक है, अगर डन है तो यहाँ पर हमारे मोल्स की बात आ रही है, वो तो हमारे 1 मोल हो जाएगा। और अगर बात आती है फ्यूजन की, तो हम जानते हैं यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लेंगे क्योंकि रिएक्शन उल्टी जा रही है। ठीक है, तो जल्दी से बोलो वैल्यू कितनी दी गई है हमारे को डेल्टा H फ्यूजन की? तो वो दी गई है 6.03। अच्छा, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये जूल पर मोल में निकाला हमने, बट ये वैल्यू हमें किलो जूल पर मोल में दी गई है। तो अब हम इस वैल्यू को जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे? 0.753 किलो जूल पर मोल कर लेंगे। हाँ कि ना? डन है। अब हम आ जाते हैं डेल्टा H3 पर। डेल्टा H3 हमें क्या करा है? NCV डेल्टा T। क्या होगा? NCP डेल्टा T। अब N की बात करें, अभी भी एक ही मोल है, बट CP एट सॉलिड वाटर का हमें कितना दिया गया? 36.8। तो 36.8 और डेल्टा क्या हुआ? जूल में ही है, ठीक तो है? 36.8 और डेल्टा T के प्लेस पर अब हम जानते हैं इस समय हमारा टेम्परेचर क्या हो चुका? -10, राइट। हम कहाँ पहुँचा रहे हैं? -10 टेम्परेचर पर। तो बोलो कितना आएगा? -10 माइनस ऑफ 0। तो 0 का माइनस करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। नेगेटिव से इसे मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? नेगेटिव ऑफ 368 जूल पर मोल। बट प्रॉब्लम वही है कि हमारे को किस में बदलना पड़ेगा? किलो जूल में। तो ये बचा बन जाएगा हमारा माइनस का 0.368 किलो जूल पर मोल, राइट। अब अगर हम देखें, हमें पता है क्या? हमें पता है जो हमारी एंथैल्पी होगी, जो हमें इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी थी, राइट, दिस एंथैल्पी that must be the sum of this enthalpy and this enthalpy. Reason? Hess law, right? So delta H must be the sum of delta H1, delta H2 and delta H3. हाँ कि ना? डन। अब अगर ये है तो बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा H1 कितना है? तो बेटा वो हमारे पास है माइनस का 0.753, नेगेटिव ऑफ 0.753। डेल्टा H2 हमारे पास कितना है? तो बेटा ये हमारे पास है 6.03 किलो जूल पर मोल और डेल्टा H3 हमारे पास कितना है? नेगेटिव ऑफ 0.368। अब अगर हम तीनों वैल्यूज़ को सम अप कर दें, राइट, ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी ना। डेल्टा H नेगेटिव है बेटा, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, ये आगे आकर नेगेटिव ऑफ 6.03 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। राइट है बच्चे? हेलो, राइट है? राइट है। तो तीनों को ऐड करने पर हमारा क्या आ रहा है? तीनों को ऐड करने पर हमारा माइनस का 7.151 किलो जूल पर मोल आ रहा है, राइट। 10 क्वेश्चन ओवर हो गए। बाय बाय प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाय बाय।